हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी ईवीएस। देखिए, अगर आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके लिए ये ईवीएस की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। ये जो वीडियो है ईवीएस की, ये सिर्फ सीटेट को दिमाग में रखकर बनाई जा रही है कि अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या सीटेट एग्ज़ाम को देंगे इन फ्यूचर, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सीटेट में जो ईवीएस पूछी जाती है वो ईवीएस ज़्यादा हार्ड लेवल की नहीं होती है, बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग फैक्ट होते हैं। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, एनसीईआरटी की जो बुक हैं, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ क्लास की जो बुक्स हैं, ये इन तीनों बुक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनका संपूर्ण निचोड़ मैं आपको बताऊंगी अपनी इन वीडियोस में। जबकि मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने इतनी वीडियोस कवर करी हैं, जैसे कि थर्ड क्लास के ऑल चैप्टर्स मैंने कंप्लीट कर दिए और वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर दिए। थर्ड क्लास के जितने भी चैप्टर थे सारे कवर कर दिए हैं और जो फोर्थ क्लास के जो चैप्टर्स हैं वो भी मैं सारे कंप्लीट कराकर और इम्पोर्टेंट हर एक फैक्ट को, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे सारे रिकॉर्ड कर कर अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर दिया है। जैसा कि आपको पता है कि मैं कॉन्टिन्यूसली फिफ्थ क्लास के चैप्टर के साथ आपके साथ कंटिन्यू आपको पढ़ा रही हूँ। फिफ्थ क्लास की जो बुक है उसके भी 12 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी जो चैप्टर नंबर 13 है, बसेरा ऊंचाई पर। चैप्टर नंबर 13 है बसेरा ऊंचाई पर। आज यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, सीटेट में जो ईवीएस पूछी जाती है वो 30 मार्क्स की पूछी जाती है, जिसमें से 15 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 15 मार्क्स की पैडागोजी पूछी जाती है। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि अगर आपको 15 मार्क्स अपने बिल्कुल सेव करने हैं और पूरा बिल्कुल आपको श्योर होना है तो आप इन वीडियो को देखें, इनसे बाहर एक क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। और 15 मार्क्स जो पैडागोजी वो इसको कंप्लीट कराने के बाद मैं आगे आपको कंटिन्यू कराऊंगी, तो आपके 30 मार्क्स की प्रिपरेशन पूरा मेरे यूट्यूब चैनल से ही आपका कवर हो जाएगा और आपके 30 मार्क्स ईजिली आ जाएंगे। चलिए, अब देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, पार्ट जो आज मैं पढ़ाऊंगी आपको चैप्टर नंबर 13, उसका नाम है बसेरा ऊंचाई पर। क्या नाम है उसका? बसेरा ऊंचाई पर। तो आप समझ गए होंगे कि किसी ऐसी जगह का हम जिक्र करेंगे आज जो बहुत ही ऊंचाई पर हो। ठीक है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, लोनार, लोनर का अर्थ क्या है? लोनर, लोनर मीन्स अकेला रहने वाला। लोनर, लोनली, जैसा आपको पता है ना अकेला, तो लोनर, लोनर मीन्स होता है अकेला रहने वाला। ठीक है, इसका आपको अर्थ समझ में आया? अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में लोनर का अर्थ बताइए तो आपका आंसर होगा अकेला रहने वाला। चलिए देखिए, मुंबई से निकला, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के छोटे बड़े शहरों से होता हुआ दिल्ली पहुंचा। इसमें एक स्टोरी है, मतलब उसमें बताया गया था कि वो कहाँ से निकला। लोनर मतलब अकेले रहने वाला एक व्यक्ति था और वो कहाँ से निकला? मुंबई से निकला। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान होता हुआ बड़े छोटे बड़े शहरों से होता हुआ कहाँ पहुंच गया? फाइनली दिल्ली पहुंचा। ठीक है, चलिए मैं आपसे बताती हूँ। देखिए, मुंबई से दिल्ली तक का रास्ता कितना है? तो आपको पता होना चाहिए, मुंबई से जो दिल्ली तक का रास्ता है वो है 1400 किलोमीटर। कितना है? 1400 किलोमीटर मुंबई से दिल्ली तक का रास्ता है। जैसा कि आप लोग जाते भी होंगे मुंबई घूमने के लिए, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दिल्ली से मुंबई तक का रास्ता है 1400 किलोमीटर। चलिए मैं आपको बताती हूँ, जम्मू कश्मीर क्या है बताइए? जम्मू कश्मीर क्या है? एक राज्य है। चलिए देखिए, लद्दाख में क्या है? लद्दाख में एक लेह जगह है। लेह क्या है? लद्दाख में एक जगह है। इस तरीके से पूछा था, बताइए लेह कहाँ की जगह है? तो आपका आंसर होगा लद्दाख। ठीक है, कहाँ पर है? अगर पूछा जाए लेह किस जगह स्थित है तो आपका आंसर होगा लद्दाख में। जम्मू कश्मीर क्या है हमारा? जम्मू कश्मीर हमारा राज्य है। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ लेह क्या है। देखिए, लेह वैसे तो आपको पता होना चाहिए एक रेगिस्तान है। कैसा रेगिस्तान है? सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान। कैसा? सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान है। देखिए, लद्दाख में बारिश बहुत कम होती है। आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए। मैंने क्या बोला कि जो लद्दाख है उसमें बारिश बहुत कम होती है। लेह शहर में स्वागत को, देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि जो लेह है वो कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में। और ये क्या है? लेह एक रेगिस्तान है और यहाँ पर स्वागत जो वेलकम होता है उसको क्या बोलते हैं? जूले जूले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूले जूले बोलते हैं। किसको? वेलकम को, स्वागत को। किस किस जगह पर? लेह शहर में। ठीक है, अब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ आगे के पॉइंट। देखिए, जैसे कि चांगपा, चांगपा क्या है? तो आपको पता होना चाहिए चांगपा क्या चीज़ है और मतलब ये कहाँ मिलता है और इसका इससे हम क्या यूज चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं। चांगपा जो है वो क्या करते हैं? खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर ऊन, पता है आपको कौन सी ऊन होती है दुनिया में जो मशहूर है? वो है पश्मीना ऊन। क्या? चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर ऊन, वो कौन सी ऊन है? पश्मीना ऊन। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया? मैंने आपको बताया कि चांगपा क्या है? मशहूर तरह की बकरियां पालते हैं और उनसे क्या दुनिया की मशहूर ऊन पश्मीना ऊन बनती है। क्या बनती है? पश्मीना ऊन बनती है।
जितनी ठंडी और ऊंची जगह होती है, मतलब जितनी ऊंचाई होगी, जितनी ज़्यादा ऊंचाई होगी और जितनी ठंडी जगह होगी, बकरियों के बाल भी उतने ही ज़्यादा और नरम होते हैं। मतलब ये कहाँ बकरियां पालते हैं, बहुत ही ऊंचाई पर और बहुत ही ठंडी जगह पर ये बकरियों को पालते हैं। और वह जितनी ठंड होगी और उतनी बकरियों के बाल होंगे और उतने ही वो कैसे होंगे, नरम होंगे। इसलिए चांगपा इतने मुश्किल हालात में भी इतनी ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं। मैंने आपको क्या बताया, जो चांगपा हैं वो बहुत ऊंचाई पर बकरियों को पालते हैं। ऐसी बकरियों को पालते हैं जो बहुत ऊंचाई पर रहती हैं और बहुत ठंडे स्थान पर रहती हैं। और उनसे हमें क्या मिलता है, उनसे हमें पश्मीना शॉल, जैसे कि आपने सुना है पश्मीना शॉल, तो उस तरीके के हम पश्मीना ऊन उन बकरियों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो पश्मीना शॉल आपको पता है बहुत कॉस्टली होती है। पश्मीना शॉल के लिए जो ऊन निकाली जाती है वो उन्हीं से निकाली जाती है, उन बकरियों से जो बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर रहती हैं, बहुत ठंडे स्थान पर रहती हैं। उस ठंडी जगह पर रहने से उनके बाल क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। और बहुत ही ज़्यादा कीमती ऊन होती है पश्मीना ऊन। जैसे कि पश्मीना शॉल की भी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है कि भाई पश्मीना शॉल, मतलब आप समझ जाओ कि कैसी बकरियां होती हैं जिनसे ऊन निकाल कर इस तरीके की शॉल वगैरह रेडी की जाती हैं। देखिए चांगपा में टेंटों को रेबो कहते हैं। जो चांगपा में जो टेंट हैं, टेंटों को क्या कहा जाता है, तो रेबो कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि लद्दाख में वेलकम को क्या कहते हैं, जूले जूले। इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए चांगपा में टेंटों को क्या कहा जाता है, जो टेंट डाल लेते हैं उनको कहा जाता है रेबो। अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब होता है, क्या होता है, जो चांगपा की भाषा है उसमें चांगथांग का मतलब होता है ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग रहते हैं। क्या मैंने बोला आपको, चांगपा की भाषा में चांगथांग। देखिए यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है, बताइए चांगपा में टेंटो को क्या कहते हैं, तो रेबो। बताइए लद्दाख में वेलकम को क्या कहते हैं, जूले जूले। आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रही हूँ, ये आपके माइंड में होनी चाहिए। चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब होता है चांग। बताइए ऐसे पूछा जाएगा चांगथांग का मतलब क्या होता है, ये आपको ऐसा ऑप्शन में दे देगा कि बताइए करेक्ट है या नहीं। तो आपको पता होना चाहिए चांगथांग का मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ही कम लोग रहते हैं। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। ऊंचाई पर जाने से हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। मैंने क्या बोला कि जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो हवा में ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये आपको पता ही होगा। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते रहेंगे ऑक्सीजन की मात्रा में क्या होती जाएगा, कटौती होती जाएगी, कम होती जाएगी ऑक्सीजन की मात्रा। तो चलिए अब चलते हैं दुनिया के मशहूर पश्मीना के बारे में। मैं आपको क्या बताऊंगी, आपको आज दुनिया की मशहूर पश्मीना शॉल के बारे में। देखिए पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। देखिए पश्मीना शॉल कितनी, जो पश्मीना ऊन है वो कितनी गर्म होती है कि एक स्वेटर में आप लगाओ कितनी गर्मी होती है, उसमें कितनी गर्मी होती है, 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी। आपसे पूछा जाएगा बताइए 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी किस में होती है, तो आपका आंसर होगा पश्मीना में। किस में होती है, पश्मीना में। ठीक है, यह पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से बनती है। मैंने आपको भी बताया कि चांगपा जो लोग हैं वो बहुत ऊंचाई पर रहते हैं और इतनी ऊंचाई पर रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और बहुत ठंड पड़ती है और बहुत ऊंचाई होती है। वहाँ पर वो उन बकरियों को पालते हैं, जिससे कि क्या होता है, उन बकरियों के बाल जितनी ठंड में उनको रखते हैं, जितनी ऊंचाई पर रखते हैं उतने ही नर्म हो जाते हैं और उनसे वो क्या बनती है, पश्मीना ऊन हम निकालते हैं। तो मैंने अभी आपको यही पॉइंट तो बताया कि ये पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से बनती है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जो पश्मीना है वो पहाड़ी बकरियों के, किससे, जो पश्मीना जो हम ऊन निकालते हैं वो पहाड़ी बकरियां, मतलब मैंने आपको बताया बहुत ऊंचाई पर पहाड़ पर रहती हैं, उनकी एक खास नस्ल से बनती है। वह बकरियां 5000 मीटर ऊंचाई पर रह सकती हैं। कितनी ऊंचाई पर, देखिए अब आप आइडिया लगाइए, कितनी ऊंचाई पर, 5000 मीटर की ऊंचाई पर वो बकरियां रह सकती हैं। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत कम होता है। ठीक है, 0 डिग्री से 40 डिग्री, मैं आपको क्या बता रही हूँ कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। कहाँ पर रहती हैं बकरियाँ, 0 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। 0 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान वहाँ का चला जाता है जहाँ पर ये पश्मीना बकरियाँ रहती हैं और इन्हें चांगपा लोग पालते हैं। ठीक है, अगर एक बुनकर 250 घंटा बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होती है। क्या बोला मैंने, आप देखिए जब भी तो ये इतनी कॉस्टली होती है। मैंने आपको बताया कि पश्मीना शॉल क्यों इतनी कॉस्टली होती है, क्योंकि एक तो बकरियां बड़ी ऊंचाई पर पालनी पड़ती हैं और बहुत ही ज़्यादा वहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से, तो आपको उस 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक वहाँ का तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, और तब जाकर वहाँ पर पश्मीना ऊन हम उन बकरियों से, पहाड़ी बकरियों से प्राप्त करते हैं और तब हम एक क्या करते हैं, शॉल बनाते हैं। देखिए अगर एक बुनकर 250 घंटे, मैंने क्या बोला कि अगर एक बुनकर पश्मीना शॉल बुनने बैठ गया तो वो कितने घंटे, 250 घंटे। ये पूछा जाता है कितने घंटे, मतलब तो 250 घंटे बुनाई करे
250 घंटे बुनाई करें तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होती है। क्या होती है? साधारण पश्मीना शॉल तैयार होती है। आपसे पूछा जा सकता है बताइए पश्मीना शॉल को एक बुनकर कितने घंटे बुनाई कर कर तैयार कर सकता है? तो आपका आंसर होगा 250 घंटे। कितना? 250 घंटे। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ रेबो। देखिए रेबो क्या चीज़ है। रेबो के पास ही भेड़ बकरियों को रखने के लिए जगह बनी थी। इसे चांगपा लेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेबो। मैंने आपको बताया कि इसको कहते हैं टेंटो को। टेंटो को क्या कहते हैं? रेबो कहते हैं। कौन लोग? चांगपा जो बकरियां पालते हैं, और इसे चांगपा लेखा कहते हैं। ठीक है, देखिए रेबो टेंटो के पास ही भेड़ बकरियों को रखने के लिए एक जगह बनी थी। इसे चांगपा लेखा कहते हैं। किसको? जहां भेड़ बकरियां रखने की जो जगह होती है। रेबो मतलब टेंट, उसमें तो ये चांगपा जो लोग हैं वो रहते होंगे, लेकिन उसकी साइड में जो जगह बनी होती है जहां पर ये भेड़ मतलब बकरियों को रखते हैं, भेड़ों को रखते हैं बहुत ऊंचाई पर, तो उस जगह को ये क्या बोलते हैं? लेखा। क्या कहते हैं? लेखा कहते हैं। और मैंने आपको बताया था चांगपा की भाषा में चांगथांग क्या होता है? मतलब एक ऐसी जगह होती है जहां पर बहुत ही कम लोग रहते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। अब मैं आपके साथ और इंटरेस्टिंग फैक्ट डिस्कस करूंगी। आपको बड़ा ही इंटरेस्ट आ रहा होगा और आपको पता चली होगी कि पश्मीना शॉल क्यों इतनी कॉस्टली होती है। आपको पता चला कि कितनी ऊंचाई पर बकरियों को रखना पड़ता है, फिर उनको मतलब वहां से वो ऊन प्राप्त की जाती है, और कितनी ठंड का सामना करते हैं ये चांगपा लोग। अपनी बकरियों को लेकर वहां रहते हैं जिससे कि उनके बाल बहुत नर्म हों, और बहुत ज़्यादा मतलब जितनी ऊंचाई पर उनको रखा जाएगा उतने ही उनके बाल नर्म होंगे, और उतनी अच्छी ऊन हम उन लोगों उस बकरियों से, भेड़ बकरियों से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और तभी एक पश्मीना शॉल रेडी होती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया पश्मीना शॉल में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होती है, मतलब इतनी गर्म होती है पश्मीना शॉल। ठीक है, चलिए अब मैं बताती हूँ। देखिए कश्मीर के हर गली कूचे में दिखती है एक बेकरी। क्या मैंने आपको बताया? देखिए कितना इंटरेस्टिंग। आप गए हैं कश्मीर? नहीं गए तो चलिए पता करिए, बताइए कश्मीर के हर गली कूचे में क्या दिखता है? एक बेकरी दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि कश्मीरी लोग क्या होते हैं, खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते। देखिए कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है। कश्मीरी जो लोग हैं वो अपने खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते, बल्कि दुकान या बेकरी से ही खरीदते हैं। तो कश्मीर के हर गली में क्या दिखती है? एक बेकरी दिखती है, क्योंकि जो वहाँ के लोग हैं वो क्या करते हैं, रोटियां नहीं बनाते घर में। रोटियां कहाँ से खरीदते हैं? वो बेकरी से खरीदते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। देखिए कुछ समझाने का तो है नहीं, बस इंटरेस्टिंग फैक्ट है, सिर्फ जानने का है। आप एक एक बार सुनेंगे आपके माइंड में कंसेप्ट फिट हो जाएंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ श्रीनगर के बारे में। श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। क्या बोला मैंने आपको? हाउस बोट। गए हैं आप कभी श्रीनगर? वहाँ पर क्या होता है कि हाउस बोट में लोग जो टूरिस्ट जाते हैं वो हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलता है। बताइए हाउस बोट में लोग, हाउस बोट किस मतलब किस जगह पाई जाती हैं? तो आपका आंसर होगा श्रीनगर में। और बताइए हाउस बोट में कितनी मतलब इसकी लंबाई और कैसा क्या होता है, तो वो आपको सब पता होना चाहिए। श्रीनगर में मैं आपको हाउस बोट के बारे में बता रही हूँ। हाउस बोट में क्या होता है कि टूरिस्ट लोग वहाँ जाकर रहते हैं। कहाँ पर? श्रीनगर में कुछ हाउस बोट होती हैं। देखिए हाउस बोट क्या होते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनता है कि कितने लंबे होते हैं, तो आपका आंसर होगा 80 फुट तक के लंबे होते हैं। कितने? 80 फुट तक ये हाउस बोट जो है वो लंबे होते हैं, और बीच से इनकी जो चौड़ाई है, देखिए आपसे पूछ रहा है कि हाउस बोट जो है वो कितने लंबे होते हैं, तो आपका आंसर होगा 80 फुट तक तो ये लंबे होते हैं। और इनकी जो चौड़ाई है बीच में वो कितनी होती है? 8 से 9 फुट तक इनकी चौड़ाई होती है। लंबाई तो 80 फुट होती है और चौड़ाई कितनी होती है? 8 से 9 फुट तक ये चौड़े होते हैं। देखिए श्रीनगर में मैं आपको एक बात बताती हूँ। श्रीनगर में क्या है? श्रीनगर में एक डल लेक है, मतलब डल झील है। श्रीनगर में क्या है? डल झील है और झेलम नदी है। अगर आपसे पूछा जाए कि डल झील कहाँ है, तो वो हो जाएगा श्रीनगर में, और झेलम नदी कहाँ पर है, तो ये भी आंसर क्या होगा आपका? श्रीनगर। दोनों ही चीज़ें आपको क्लियर हो गई। श्रीनगर में क्या है? डल लेक और झेलम नदी। और मैंने आपको अभी क्या बताया, श्रीनगर की सबसे फेमस चीज़ मैंने आपको बताई हाउस बोट, जो वहाँ पर क्या रहते हैं, टूरिस्ट जाकर रहते हैं। और ये कितने लंबे होते हैं? 80 फुट तक लंबे होते हैं, 8 से 9 फुट इनके बीच में चौड़ाई होती है। ठीक है, तो श्रीनगर की ये चीज़ थी, ये मैंने आपके साथ डिस्कस करी। इस चैप्टर में जितना भी था, जैसे कि मैंने आपको टेंटो के बारे में बताया, चांगपा जाति के लोगों के बारे में बताया कि वो कैसे बकरियां पालते हैं, कैसे हमें वहाँ से पश्मीना जो ऊन है वो प्राप्त होती है, कितनी ऊंचाई पर बकरियों को रखना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया 5000 मीटर की ऊंचाई पर बकरियां रह सकती हैं, और कितना वहाँ का टेम्परेचर होता है, 0 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक वहाँ का टेम्परेचर चला जाता है। और कितने घंटे पश्मीना शॉल की बुनाई की जाती है, तो आपका आंसर होगा 250 घंटे तक। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। जैसे कि कश्मीर के हर गली में क्या होता है, एक बेकरी होती है, वहाँ के लोग रोटियां नहीं बनाते
बल्कि बेकरियों से रोटियों को खरीदते हैं। ये सिर्फ इंटरेस्टिंग फैक्ट थे। इस चैप्टर में इतना ही था जितना मैंने आपके साथ डिस्कस किया बसेरा ऊंचाई पर। 13 चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो हर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट को मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। इससे बाहर इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है और ना ही आपसे कुछ पूछा जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ चैप्टर नंबर 14। देखिए जो इसका चैप्टर नंबर 14 है उसमें सिर्फ एक ही चीज़ का जिक्र किया गया है, एक ही चीज़ के बारे में बताया गया है कि गुजरात में क्या है, गुजरात में कच्छ का इलाका। अगर आपसे पूछ रहा है कच्छ किस जगह है तो आपका आंसर होगा गुजरात में। किस राज्य में है कच्छ का इलाका, वो है गुजरात में। बस इस चैप्टर में और 13 और 14 चैप्टर में इतना ही था। हर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट को मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। एग्जाम में यहीं से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप यहाँ से याद रखिएगा हाउस बोट के बारे में। हाउस बोट की आपको लंबाई और इसके बीच में से चौड़ाई पता होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन बनेगा पश्मीना शॉल से रिलेटेड, वो आपको अपने माइंड में रखना है। पश्मीना शॉल को बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना कि कितने टेम्परेचर पे चांग पर लोग बकरियों को पालते हैं, कितने घंटे बुनकर बुनाई करते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, बस ये 2 चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। और जैसे कि हाँ ये ज़रूर याद रहनी चाहिए कि लेह कहाँ पर है, लद्दाख में सबसे ऊंचाई पर। और लद्दाख कैसा रेगिस्तान है, ठंडा बर्फीला, और वहाँ पर वेलकम को क्या बोलते हैं, झूले झूले। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये वाले क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताएं कि कितना आपको समझ में आया। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।